गणपति होने से मैडम का जोरदार स्वागत करें। मैडम का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। यहाँ पर है शांतिलाल मंसूरे, मनोज पटेल के बाद अब डॉक्टर मनोज तिवारी सर के स्वागत के लिए मुकेश गौर और विरज देवड़ा यहाँ पर आ जाए। मोतीमाला से सर का स्वागत करें। संतोष पाटीकर, बलिराम पवार आप said that education is the most powerful weapon which can change the world. इस संस्था की ऐसी कई सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिन्हें हम प्रेरणा स्रोत की तरह देखते हैं और आत्मसात करते हैं। Today is a very proud moment for us to have honorable guest Madam Shruti Deshmukh, ADM of our district, as an eminent chief guest on this auspicious day. She has given her consent on a very polite and short invitation as we met her. That impressed me very much and was happy on her gracious presence. I welcome a special guest from of a very esteemed institution, माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर विद्यापीठ पत्रकारिता महाविद्यालय। ये संस्थान आपके निर्देशन में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। सर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। I welcome all my scholars, and very disciplined teacher trainees, cooperative staff members, academic and official both. I can say education begins with inspiration and inspiration begins with the 5 जिलों के प्रशिक्षणार्थी सतत प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 1956 में स्थापित किया गया यह महाविद्यालय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री माननीय भगवंत राव जी मंडलोई के कर कमलों के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। इसकी नींव इतनी मजबूत रखी, जितना मजबूत है उतनी ही मजबूत इसकी शैक्षिक गुणवत्ता भी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि क्वालिटी एजुकेशन इज कल्टिवेटेड बाय क्वालिटी टीचर्स। अनुशासन, नियमितता और व्यक्तित्व में शिक्षत्व का संचार करने का सफल प्रयास हम निरंतर करते हैं। बीएड और एमएड स्टूडेंट मिलाकर हमारे यहाँ वर्तमान में लगभग 310 स्टूडेंट्स हैं। एडमिशन्स होते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार और एग्जाम्स होती हैं क्रांति सूर्य टंड्या भील यूनिवर्सिटी के क्लॉजेस के अकॉर्डिंग। बैचलर ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन बेस्ड होता है। एमएड इज बेस्ड ऑन बीएड मार्क्स एंड पीजी मेरिट्स। दोनों का सिलेबस परिपूर्ण है। 4 सेमेस्टर में एग्जाम्स होती हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों ही पार्ट इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। जो भी विषय प्रशिक्षणार्थी अपना स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं उसी सब्जेक्ट में टीचिंग मेथोडोलॉजी पर फोकस करते हुए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट किया जाता है। एमएड लेवल पर मुख्य रूप से फोकस संस्था के प्रतिवेदन के वाचन के लिए आदरणीय खान सर से निवेदन करता हूँ। ना हम कहेंगे हाल दिल, ना तुम सुनोगे इस दफा। ना हम कहेंगे हाल दिल, ना तुम सुनोगे इस दफा। अब फिर से जो तुमने घर कहा, अलविदा अलविदा। आज के इस गरिमामय प्रोग्राम के
सम्मानीय मुख्य अतिथि सृष्टि देशमुख, अपर कलेक्टर खंडवा, और विशेष अतिथि डॉक्टर मनोज निवारिया जी, कैंपस डायरेक्टर कर्मवीर विद्यापीठ और संस्था की प्राचार्य एवं आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता, जिनके सानिध्य में लंबे अरसे के बाद में मैं अपने प्राचार्य को इस बात की बधाई देता हूँ। आज एक्चुअल में 2 साल के बाद हमारे जो विद्यार्थी 2 साल पहले आए थे बीएड और एमएड करने के लिए, आज उनका विदाई समारोह। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में आज वो फील्ड में जाने वाले हैं और जो सीखा है उसका मुजाहरा करने वाले हैं। मुझे शाहजी आए थे, प्रोग्राम लेक्चर हॉल में चल रहा था और उन्होंने पूछा कि क्या करते हो आप बच्चे जब आपके यहाँ बीएड कॉलेज में आ जाते हैं। मतलब आप एक काम करिए कि जिस दिन आते हैं इनकी एक दिन फोटो खींच लीजिए और जिस दिन जाते हैं उस दिन भी फोटो खींच लीजिए, आपको पता चल जाएगा हम लोग पॉलिश करते हैं। मेरे शिक्षकों में सब रहता है, लेकिन जो जंग लग गया रहता है उसको दूर करते हैं, उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो फिर से अच्छे से काम कर सके। बता के आपको यहाँ पे कि मेरे 5 जिलों के डिपार्टमेंटल और फ्रेशर जो है ऑल ओवर एमपी के बच्चे में 5-5, 10-10, 20-20 साल की नौकरी करे हुए थे। और ये तो अभी पिछले 2015 से 5 जिले, इससे पहले हमारे पास 3 जिले और हुआ करते थे, जिसमें होशंगाबाद, नरसिंहपुर और बैतूल भी हुआ करता था। पूरे मध्य प्रदेश में 8 महाविद्यालय हैं गवर्नमेंट के, उसमें ये एक महाविद्यालय है और ये तत्कालीन मोदी जी की देन है इस खंडवा शहर को। और ये आज भी उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग जगह है। मैक्सिमम लोग इसी कॉलेज से निकले हुए हैं। मैडम ने आपको प्रतिवेदन के कुछ बिंदु बता ही दिए हैं कि पीजीबीटी 1956 में इसकी नींव रखी गई है। ये पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था और यहाँ फ्रेशर और डिपार्टमेंटल टीचर पहले भी आया करते थे और यहीं से लोगों की नियुक्तियाँ भी हो जाया करती थी। यहाँ पे 150 सीट बीएड की है, जिसमें से 75% जो डिपार्टमेंटल है और 75 जो फ्रेशर के लिए ऑनलाइन एडमिशन हो गया, डिपार्टमेंट के लिए व्यवस्था के आधार पर एडमिशन। टीचर इसी तरह एमएड की भी हमारे पास 50 सीट है, जिसमें फ्रेशर की भी है और डिपार्टमेंटल की भी सीट है। यहाँ हम करते क्या एक्चुअली, यहाँ पे हम उनको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है कि स्कूल क्या है। हमने बताया कि स्कूल है स्टूडेंट कम हियर ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, कि यहाँ आओ और आके अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करो, न कि पढ़ लिख के नौकरी करो। आप जो बेसिक 4 आधार है हमारे शिक्षा के, उनकी हम तैयारी कराते हैं। जो हमारा करिकुलम बनता है वो भी इन्हीं 4 आधारों पर बनता है। फिलॉसफी है, तीसरा साइकोलॉजी है और चौथा रिसर्च या साइंस है। इन चारों में हम हमारे शिक्षक को दक्ष कराने की कोशिश करते हैं कि आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके कंसेप्ट को समझने लग जाओ और उस कंसेप्ट को किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया उसको समझने लग जाओ, ताकि जब कंटेंट पढ़ाओ तो उस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति हो जाए। और वो ऑब्जेक्टिव की पूर्ति इसलिए हो जाए कि समाजीकरण की प्रोसेस पूरी हो जाए। तो दर्शन में हम उसको लौकिक और अलौकिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कराते हैं। समाज में हम समाज और स्कूल के बीच की जो खाई है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्कूल समाज की लघु इकाई है और हम देख रहे हैं कि समाज और स्कूल के बीच में एक बड़ा भारी गैप बन गया है। जो समाज चाहता है वो स्कूल नहीं करती, जो स्कूल चाहता है वो समाज नहीं करती है। कहीं ना कहीं हम भूल गए कि समाजीकरण के लिए एजुकेशन है, तो यहाँ पे कोशिश हम ये करते हैं कि समाजीकरण की शिक्षा हो जाए। साइकोलॉजी में हम थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराते हैं, ताकि सीखने की साइकोलॉजी के साथ साथ एडजस्टमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह की जितनी जीवन के लिए साइकोलॉजी की जरूरत है वो सारी जरूरतें प्रैक्टिकली हम यहाँ पूरा करने का प्रयास करते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में कौन सही है की जगह क्या सही है ये सिखाने का प्रयास करते हैं। चूंकि हमको एग्जाम भी दिलवाना पड़ता है ट्रेनिंग के पश्चात। एग्जाम बॉडी हमारी यूनिवर्सिटी होती है और वो यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएड और एमएड कोर्स को 4 सेम में बांट के 4 बार एग्जाम लेती है। और जब वो 4 बार एग्जाम लेती है तो 4 बार रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट जो है वो भी हमारी उपलब्धि के शो करने के काम में आते हैं। अगर हम पिछले सालों का रिजल्ट देखें
तो हमारे यहाँ जो इस साल जो बेच एमएड का रिव्यू होने जा रहा है, उसके दोनों ईयर के जो दोनों सेम के रिजल्ट आए हैं वो 100% है। और बीएड जो हमारा रिव्यू होने जा रहा है उसका भी जो थर्ड सेम का रिजल्ट आया वो 100% है। और इससे पहले जो सेकंड सेम का आया था वो भी अब वो 90 है। इस तरह हम यूनिवर्सिटी में जब बीए में थे, जब भी हम टॉप रिजल्ट देते थे, आज भी हम टॉप रिजल्ट देते हैं। जैसा मैंने बता दिया है कि 24 के स्टाफ के अगेंस्ट में हम 6 लोग काम कर रहे हैं, अभी 2 लोग अभी आए हमारे पास, लेकिन बहुत ताकत के साथ, बहुत जद्दोजहद के साथ, बहुत समर्पण के साथ यहाँ पे हम वो सिखाने का प्रयास करते हैं जिसके लिए हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ भोज का क्या करते हैं कि बीएड का कोर्स कराते हैं 2 साल। हमारे विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते या टीचिंग का काम करते करते बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सेवाओं में भी अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो मैं इसी आशा के साथ इस प्रतिवेदन को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद खान सर। और अब मैडम को हम संस्था परिवार के द्वारा स्मृति चिन्ह हम प्रदान करना चाहेंगे। मैडम ये जो वर्ली आर्ट है, और मैडम ये जो वर्ली आर्ट है, ये प्रकृति, दैनिक जीवन या जितने भी सामुदायिक त्यौहार हैं उनके माध्यम से ये सफेद रंग में ही इसको जो है उकेरा जाता है। तो स्मृति हमेशा आपके साथ रहेगी ये जी। सभी स्टाफ से मेरा निवेदन है, समस्त स्टाफ आ जाए यहाँ पर। जी। और अब इतने सभी शब्दों से मुझे अलंकृत करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के आपके दीक्षांत समारोह में हमारे साथ उपस्थित विशेष अतिथि मनोज जी, प्राचार्य मैडम, कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स और फर्स्ट ईयर बीएड, सेकेंड ईयर बीएड और एमएड के दोनों वर्षों के छात्र अध्यापक, ये पहली बार बोल पा रही हूँ। हमेशा या तो हम अध्यापकों को एड्रेस करते हैं या तो हम स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं। पहली दफ़ा है जब मैं एक बीएड छात्र अध्यापकों को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बुरहानपुर में इसके पूर्व से बहुत सारे शिक्षकगण बीएड के लिए कहते थे हम खंडवा जा रहे हैं, हम खंडवा में ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो आज इसी कॉलेज में मेरा आना हुआ है, मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। आज आपका ये पूरा मिजाज देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिचुएशन में हम सभी काम करते हैं, ना केवल हमारा कॉलेज बट हमारा पूरा शासकीय ढांचा। मैं और मनोज जी भी यही चर्चा कर रहे थे कि सभी विभागों में कहीं ना कहीं इस प्रकार के इश्यूज रहते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि आप में से बहुत से टीचर्स तो मतलब 20-30 आई थिंक 10 to 20 ईयर्स आई थिंक दे वुड हैव टॉट इन फील्ड, और उसके बाद वो यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम ऑयली ग्रीसिंग यहाँ पे करते हैं तो बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़रूरी होता है। हर करियर में एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर टीचर्स को मिलती है जहाँ पर वो अपने टैलेंट्स को, अपनी नॉलेज को फिर से वर्क करें। कमिंग टू एक बहुत सुंदर बात आपने बोली और आपने कहा कि समाजीकरण जो एक उद्देश्य एजुकेशन का था उससे हम भटक कर कहीं और जा रहे हैं। कि एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य बड़े होके कुछ नौकरी मिल जाए, ये कभी था ही नहीं। हमारा उद्देश्य ये था कि हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, हमारे समाज के जो लोग हों आपस में अच्छे से रहें, खुश रहें और समाज मिलजुल कर प्रगति करे। तो क्या उस उद्देश्य से हम भटकते जा रहे हैं, क्या उद्देश्य से दूर होते जा रहे हैं, ये एक चीज़ है जिस पर हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि अपॉर्चुनिटी है छात्र अध्यापकों से बात करने की, तो 2 बिंदु मेरे मन में बहुत हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि शिक्षक, जैसा बताया गया बार बार इस कार्यक्रम में, कि शिक्षक एक दीपक होते हैं और वो पूरे इतने
उनके जीवन को बदल के रखने की ताकत रखते हैं। मैं भी मध्यम परिवार से हूँ और भोपाल में पढ़ी हूँ, और जितना भी मेरा स्कूलिंग हुई या फिर मुझे कॉलेज में जो भी शिक्षक मिले हैं जिन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस भरा, जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि हाँ सृष्टि तुम ये कर सकती हो, या जिन्होंने मुझ पे हाथ रखा सर पे और कहा कि ठीक है अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है ये करो, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है वो करो। पेरेंट्स तो हमेशा ही हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम छात्र जीवन में छात्र जब रहते हैं तब अपना मतलब दिवस का आई थिंक आधे से ज़्यादा समय हम स्कूल में ही बिताते हैं। तो जो एक्सपोजर और जो मोटिवेशन हमें टीचर्स से मिलता है वो हमारे जीवन का एक पूरा डायरेक्शन बदलने की ताकत रखता है। और इसीलिए आज बैठे बैठे और जहाँ पर भी मैं रहती हूँ, जो कुछ भी मुझे हमेशा याद करती हूँ मेरे शिक्षकों को, मेरी शिक्षिकाओं को। मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो हमेशा से मेरी लेडी टीचर्स ही रही थी। जब मैं कॉलेज में गई तो मेल टीचर्स भी और बहुत सारे अन्य टीचर्स प्रोफेसर से भी इंटरेक्शन हुआ। आज भी उनसे जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि वो आज भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आई फील हम्बल्ड कि मैं उनसे पढ़ी हूँ। तो आप एक्चुअली में पूरे समाज के निर्माण जो करने वाले हैं, निर्माण के निर्माता आप हैं। तो आप सोचिए कि आपका कितना बड़ा पद है, इतना बड़ा ओहदा है शिक्षक का, पूरे समाज को बदलने का, समाज में जो लोग आगे जाएंगे, काम करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, उसकी ताकत आप रखते हैं। उस ताकत को आपको पहचानना भी है, उस पर काम भी करना है, और बेहतर से बेहतर हमारे समाज में हमारे बच्चों को तैयार करना है। आगे की जो पीढ़ी है वो जैसे भी बात करती है, जैसे भी उसका आचरण रहता है, जो कुछ भी वो कार्य करते हैं, उसी से समाज का निर्माण होगा। आज समय बहुत बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल के वजह से हमारे सभी छात्र कई बार मोबाइल में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, सोशल मीडिया में व्यतीत कर देते हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज हम अपने घरों में भी फेस कर रहे हैं, हम खुद के अपने बच्चों के साथ भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी एजुकेशन में एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन लाने की भी ताकत रखता है। तो मेरा प्राचार्य मैडम से और सभी फैकल्टी मेंबर्स से निवेदन रहेगा कि जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, वेदर इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज़ कंप्यूटिंग तो अब कंप्यूटिंग से हम बहुत आगे आ गए हैं। हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ को अपने एजुकेशन पेडागोजी में, हमारे टीचिंग की मेथोडोलॉजी में किस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं बेहतर डिलीवरी के लिए, ये हमें इसको सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे आजकल वीडियोस से और इंटरैक्टिव कंटेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। वही चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे उनको समझाएंगे और वही चीज़ आप एक वीडियो के माध्यम से समझाएंगे तो आई थिंक उसका जो रिटेंशन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार के एडवांस एजुकेशनल टूल्स को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता सकते हैं, इसके लिए आपको उसको पहले सीखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसा होता है कई बार, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें ही बोलते हैं कि यार तुम ही करके दे दो, ये मुझे तो जमता नहीं, मैं बस व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ सकती हूँ, और कुछ अगर सब्सक्रिप्शन करना है या कुछ नया करना है तो वो हमें फ़ोन थमा देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सभी टीचर्स, भले ही आप सीनियर्स हो, फिर भी आप इसको सीखें, समझें, और किस प्रकार हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को एजुकेशन में उपयोग कर सकें बेहतर से बेहतर, उस पर आप ज़रूर उसमें काम करें। क्योंकि एक जनरल करिकुलम तो है ही, बट इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहना भी बहुत आवश्यक है। एक और बिंदु मैं आपके साथ में रखना चाहूँगी कि हमने समाजीकरण की बात की, करिकुलम और कॉन्सेप्ट के साथ में अनुशासन और बड़ा सपना देखने की ताकत, ये बच्चों में ज़रूर इंस्टिल करिए। कभी ना ऐसा होता है बहुत बार कि हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं या फिर हम ऐसे परिप्रेक्ष्य से हैं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो हम खंडवा में ही पढ़ लें, या हम बाहर कैसे जा पाएंगे, हमारा तो इतना है तो इसी में काम हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी मिथ्याएं हमारे दिमाग में होती है एज ए स्टूडेंट। लेकिन सबको, इन सभी मिथ्याओं को तोड़ने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं एक वाक़या बताना चाहूँगी मैडम। मैं जब कॉलेज में थी और मैं कि कोई मुझे इसमें गाइडेंस मिल जाए भोपाल में, तो एक जगह मैं गई तो मैंने उनसे बोला कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है और क्या करना चाहिए। वो शिक्षक ही थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा कहाँ से पढ़ी हो, ओके अच्छा क्या तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है,
तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं वगैरह वगैरह, उनको मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या ज़रूरत है यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की, तुम एमपीपीएससी की तैयारी करो, और अगर एमपीपीएससी नहीं होता है तो कुछ और बहुत सारी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करो। क्या करना है यूपीएससी करके पहली बार में, धीरे धीरे एमपीपीएससी करो, फिर अगर अच्छा हो गया फिर यूपीएससी की तैयारी करना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, पर मैंने सोचा तो यूपीएससी था। तो उस दिन वो बात लेकर के मैं वापस आ गई घर। फिर मैं दूसरे दिन दूसरे जगह गई और वहाँ पे भी मुझे एक शिक्षक मिले और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, अगर आपने सोचा है कि आप आईएएस बनना चाहती हैं, आप आईपीएस बनना चाहती हैं या जो भी हैं, तो उसके लिए आप पढ़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी परिप्रेक्ष्य से हो, कहीं से भी हो। वो भी एक शिक्षक थे। और मैं सोचती हूँ इन द बैकड्रॉप, अगर मैं पहले शिक्षक की बात मानती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती। और मैंने वो दूसरे शिक्षक की बात मानी और उन्होंने मुझे पूरा गाइड भी किया, और वो और बहुत सारे माध्यमों से गाइडेंस मिला और मैंने पढ़ाई की। तो बड़ा सपना देखता है अगर आपका बच्चा, तो उसको ढांढस बंधाना और उसको सपोर्ट करना और उसको प्रेरणा देने का बहुत बड़ा काम शिक्षक कर सकते हैं। हम केवल, और मैं ये नहीं कहती कि केवल सपने देखें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो हमेशा अपनी किताबों में लिखते हैं कि बड़ा सपना देखो, पर रात का सपने, सोने वाला सपना नहीं, खुली आंख से सपना देखो। जब खुली आंख से सपने देखते हो तो जितना बड़ा सपना होता है उतनी बड़ी मेहनत करने की भी ताकत आप में होनी चाहिए, और अगर वो हो तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये स्पिरिट मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे सभी छात्र छात्राओं में, आप जिस भी स्कूल में, शासकीय स्कूल में जाएंगे, आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, आप ये स्पिरिट हमारे सभी बच्चों में निर्मित करने का प्रयास करिएगा। और आप सभी से आज रूबरू होके बहुत अच्छा लगा। और प्राचार्य जी, आपका जब भी कोई लिटरेरी वो होगा उसमें भी ज़रूर मैं इंटरेस्टेड होंगी, आप मैं आऊँगी। एंड आप यहाँ से बहुत सारे अन्य जिलों के भी छात्र हैं, बुरहानपुर के हैं, बड़वानी से हैं, झाबुआ से हैं, आप लोग भी अपना घर वहाँ पर छोड़ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमें बाहर पढ़ाई के लिए जाना ही पड़ता है, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पे आए हैं। कई मैंने देखा महिलाएं मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो घर परिवार के साथ में वो पढ़ाई कर रही हैं। आपको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ इस चीज़ के लिए। शिक्षा लेने का कभी अंत नहीं है। आप अभी बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, आप इसका कोई अंत नहीं है। हमारे साथ पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। मतलब ज्ञान का अगर चस्का किसी को लग जाए तो मरते दम तक जो है पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। उस दिन एसएन कॉलेज प्रिंसिपल साहब सिंह साहब से बात हो रही थी, तो वो ऐसी बात बात में कहते हैं कि कल मैं अरिस्टोटल को पढ़ रहा था और उन्होंने यही लिखा था। तो मुझे इतना अचरज लगा, मैंने कहा इतने सालों से जितनी मेरी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है, और वो कह रहे हैं कि कल मैं अरिस्टोटल को पढ़ रहा था। तो आज भी वो उतना अध्ययन में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, और वही एक पहचान दिखाता है कि आप कितना ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और अगर हम ज्ञान से जुड़े रहेंगे तो ज्ञान हमेशा ही कुछ ना कुछ रिटर्न हमें हमारे जीवन में देता है और एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो हम सभी ज्ञान के, आप सभी ज्ञान के दीपक हैं, तो ज्ञान से और ज्ञानार्जन से हमेशा जुड़े रहिए, इस कॉलेज से जुड़े रहिए, और आपको मैं आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ। प्रेरणा से पूर्ण अंत कार्यक्रमों के दिन कि एक भावनात्मक माहौल बन जाता था, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ मिश्रित दिख रही है। जो फ्रेशर्स हैं, हो सकता है उनमें टीनेजर्स हों, तो फ्रेशर मतलब टीनेजर मतलब उत्साह, उमंग, जुनून, बिछड़ने का दुख, भावनाएं हावी है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस तरह की फीलिंग्स देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ शिक्षक जो ऑलरेडी शिक्षक है, मैच्योरिटी, अनुभव, वो चीज़ देखने को मिल रही है। आपके साथ वो बातें नहीं है कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, मैं बधाई देता हूँ जदे मैडम को एक बहुत अच्छे आयोजन के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। मित्रों, हम सभी बहुरूपिता में जीते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ। एक कंसेप्ट हमको पढ़ाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म।
बहुरूपता। एक व्यक्ति एक ही समय पर अपने जीवन में कई रूपों में होता है। उदाहरण के लिए आप पुत्र भी हैं, आप पिता भी हैं, आप माता भी हैं और बेटी भी हैं। तो उसी सापेक्ष में मैं कहूँगा कि आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, बीएड एमएड के विद्यार्थी, दो रूपों में उपस्थित हैं। आप छात्र भी हैं आज, और आप में से अधिकांश शिक्षक भी हैं। जब हम अलग अलग रूपों में रहते हैं एक ही व्यक्ति, तो किसी जगह पर आप पहले रूप में हैं तो आपका धर्म, आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। जब आप दूसरे रूप में जाते हैं तो आप ही के धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। तो जब मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ तो छात्र के रूप में देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा उम्र के हों, मुझसे ज़्यादा शिक्षण में अनुभव रखते हों, ऐसे लोग हैं उपस्थित यहाँ। लेकिन मैं जब यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी बात इस रूप में ग्रहण करिएगा कि एक विद्यार्थी से मेरी बात हो रही है, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ अनुभवी हैं। अब जब आप छात्र के रूप में अपने आप को देखेंगे ना, तो एक बात, कितने ही अनुभवी, कितने ही सर्विस में कितने अनुभव रखते हैं। जिस दिन आप इन शिक्षकों के सामने जीवन में कहीं भी आमना सामना होगा ना, तुरंत छात्र की भूमिका में आ जाओगे ना चाहते हुए भी। जिस दिन आप इस कॉलेज की दहलीज के अंदर एक कदम रखोगे ना चाहते हुए भी छात्र बन जाओगे। वो रूप आप पर हावी हो जाएगा और उसी क्षण आपके कर्तव्य बदल जाएंगे। जब आप अपने कार्यस्थल पे जाओगे तो वहाँ शिक्षक हो, आपकी जिम्मेदारियां, अधिकार अलग हो जाएंगे। लेकिन ये महाविद्यालय आपके लिए क्या रहेगा, हमेशा आपको विद्यार्थी की नज़र से ही देखिएगा, चाहे आप अपने मुकाम में कितने ही आगे किसी भी स्तर पर पहुँच जाए, और ये शिक्षक आपके शिक्षक ही रहेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने बताया मिला जुला अनुभव मिल रहा है मुझे। मैं खुद एक पत्रकारिता संस्थान का प्रिंसिपल हूँ। मेरे यहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चे पत्रकार बनते हैं। पत्रकार बनते हैं नहीं, जो एडमिशन लेने आता है ना, पहले दिन वो अपने आप को पत्रकार मानता है कि मैं पत्रकार हूँ। मैं तो डिग्री लेने आया हूँ, मैं तो एक डिग्री मार्कशीट लेने आया हूँ कि बस मेरे नाम के आगे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लग जाए। पत्रकार वो पहले दिन से रहता है। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, वो जीवन में फिर कभी कुछ आगे नहीं सीख पाएगा। जितना आता है ना उतना ही आता है और उतना ही रह जाएगा। अगर गलत आता है तो गलत के साथ जीवन यापन कर ले। तो आपका MA या MAD या BEd खत्म हो गया, लेकिन मैं आने वाले बच्चों की शिक्षा ग्रहण के लिए जाए ना, पूरे कागज बन के जाइए। अगर आपके मन में ये विचार था यहाँ आने के समय कि मैं तो शिक्षक हूँ, 15 साल हो गए, मैं तो बस MAD करने जा रहा हूँ, डिग्री मिल जाएगी, कैरियर में आगे जाना है, तो फिर कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ नया नहीं सीख पाओगे। जो आता था ना उतना ही आएगा। यहाँ पर एक मैडम ने बहुत अच्छी बात करी कि दृष्टि थी, दृष्टिकोण मिला। बहुत अच्छी बात करी। तो आपने ये महसूस किया होगा प्रत्येक विद्यार्थी कि सब कुछ था आपके पास, अनुभव, स्किल, विषय की योग्यता, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, कौन होता है? सभी शिक्षक हैं, सबको मालूम है, सबने अपने विचार रख दिए। मैं कुछ बताऊंगा, नया नहीं बताऊंगा। और हम शिक्षक लोग की कौम ऐसी होती है ना, मैं ज्ञान देने वाला हूँ, मुझे ज्ञान मत दो। जो शिक्षक बन चुके हैं ना, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म की एक डिफिशियंसी आ जाती है, एक कमी आ जाती है। प्रोफेशनल, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन की नकारात्मकता कुछ ना कुछ होती है, आप पे हावी हो जाती है। तो हमने अगर सोच लिया कि हम शिक्षक हैं, हमें ज्ञान मत दो, तो फिर आप शिक्षक नहीं। शिक्षक वो है जो जीवन पर्यंत सीखने के लिए तैयार हो, तो ही शिक्षक बोलना। जीवन पर्यंत जिस दिन तुमने सोच लिया अहम ब्रह्मास्मि,
मतलब मुझे सब कुछ आता है, तो तुम शिक्षक नहीं हो, तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। तो मेरी नजरों में अच्छा शिक्षक कौन बनेगा? मेरी नजरों में अच्छा शिक्षक वही बनेगा जो एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। अगर आप लोगों ने 2 वर्षों में अच्छा विद्यार्थी होने के लक्षण प्रस्तुत किए हैं, व्यवहार प्रस्तुत किया है, तो यकीन मानिएगा आप एक अच्छे शिक्षक साबित होंगे। जो अच्छा विद्यार्थी नहीं है ना, वो अच्छा शिक्षक कभी नहीं बन पाएगा। शिक्षक बन पाएगा, अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। शिक्षक सिर्फ शिक्षक की नौकरी होना शिक्षक है नहीं, क्या पढ़ाना है बस वही शिक्षक है? शिक्षक व्यक्तित्व है। और सारी चीजें ना होगा तो भी शिक्षा के मेरी नजरों में एक चीज होना चाहिए, टीचिंग एटीट्यूड। क्या आपको विषय का ज्ञान है, आपका अनुभव भी है, नौकरी भी है, लेकिन टीचिंग एटीट्यूड नहीं है, टीचिंग एटीट्यूड नहीं है, तो आप शिक्षक नहीं हो। एक पुलिस वाला कितनी भी छोटी पोजीशन पे होगा ना, उसका एटीट्यूड रहता है ना पुलिस वाला, उसका एटीट्यूड जब वो खड़ा हो जाता है ना वर्दी में, तो आम पब्लिक उसको पुलिस वाला समझेगा। और आप खड़े हो जाना चौराहे पे, अगर आपको किसी ने शिक्षक नहीं समझा ना, तो मतलब सिर्फ नौकरी कर रहे हो। एटीट्यूड नहीं है शिक्षक का। जिस दिन शिक्षक का एटीट्यूड आएगा, उस दिन ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि मोहल्ला समाज भी आपको शिक्षक बोलेगा। और वो एक बोलते ना, हमारे आसपास मास्टर जी आ रहे हैं, माँ साहब आ रहे हैं, वो माँ साहब की पदवी आपके अंदर शिक्षक का एटीट्यूड पैदा करना, उसके बाद पढ़ाना आ जाएगा, उसके बाद विषय में महारत वो सब आ जाएगी। और कुछ लोगों के पास रहती है लेकिन जीवन भर शिक्षक नहीं बन पाते। आप लोग जब यहाँ आए थे, जो ऑलरेडी टीचर हैं उनके विषय में बात कर, आप लोग जब यहाँ आए थे तो अपने अपने विषय में महारत थी। आप 5 साल 10 साल 15 साल का अध्यापन का अनुभव था। कोई हिंदी का ज्ञाता है, कोई इंग्लिश का, गणित का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सामाजिक विज्ञान, सभी अपने अपने विषय के ज्ञाता हैं। फिर आपने यहाँ के क्यों समय बर्बाद किया? नहीं, आप विषय सीखने नहीं आए थे, आप विषय सीखने नहीं आए थे, शिक्षण की बारीकियां सीखने आए थे, शिक्षण के धर्म को समझने आए थे, कर्तव्य को समझने आए थे, जिम्मेदारियों को समझने आए थे, शिक्षण की पद्धतियों को समझने आए थे। शिक्षण में जो नए शोध हो रहे हैं, किसी एक विषय में नहीं कि विज्ञान में शोध हो रहे हैं, नहीं, शिक्षण में जो नए शोध हो रहे हैं, नई पद्धतियां आ रही हैं, वो क्या है, कैसी है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो क्या है, उनको समझने और सीखने आए हैं। अपने विषय को समझने और सीखने नहीं आए। अगर आपने ईमानदारी से सीखा समझा है, तो मेरा निवेदन है, शिक्षकों से निवेदन है कि आप जहाँ भी जाएं अपने अध्ययन अध्यापन में उन चीज़ों को अमल में लाएं, तो बेहतर होगा, नवाचार होगा। क्या होगा? कुछ नवाचार होगा। पहले भी आप पढ़ा रहे थे, यहाँ से जाने के बाद भी आप पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नवाचार होगा। अब शिक्षक क्या सिखा लेगा विद्यार्थी को? वो गूगल खोलता, सब कुछ है उसके पास, AI से पूछता है, सब बता देता है। तो फिर हमारी भूमिका क्या रहेगी? क्या हम शिक्षक, किसी भी विषय का शिक्षक, क्या कुछ ऐसी बात बता सकता है जो इंटरनेट पे नहीं है? क्या कोई ऐसी बात बता सकते हो आप जो AI नहीं बता सकता? तो फिर हमारी भूमिका क्या होना चाहिए? किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मार्गदर्शक। अब हम क्या रहेंगे? मार्गदर्शक। हमने अगर 5 यूनिट 10 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ा ली, तो वो दायित्व नहीं रह गया। विद्यार्थी आज मोबाइल लेके ही घर जाता है, तो मोबाइल, घर से आता है तो उससे पहले मोबाइल, सब कुछ है उसके अंदर। एक सही शिक्षक प्रेरणा देता है, और प्रेरणा किसी भी तरह की, जीवन जीने की सही प्रेरणा, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा, अच्छा विद्यार्थी बनने की प्रेरणा, पढ़ना कैसे है उसकी प्रेरणा। मैं बोलता हूँ, आप क्या सिखाओ विद्यार्थियों को? कोई विषय, कोई भी विषय हो, एक बात ये सिखाना है कि वो स्वयं से कैसे पढ़ने लगे, वो स्वयं से किसी भी चीज़ को पढ़ने लगे, वो क्षमता उसके अंदर डेवलप करना है। फिर शिक्षक की उसको जरूरत नहीं रहेगी।
स्वयं से वो किसी चीज़ को पढ़ने लगे। अगर मान लीजिए आपके साथ विद्यार्थी जीवन में ऐसा हुआ हो कि 10 में से 8 चैप्टर कंप्लीट कराए, 2 नहीं करवा पाए, तो फिर आप ढूंढते थे गाइड मिल जाए, कोचिंग मिल जाए। लेकिन अगर एक सही शिक्षक ने विद्यार्थी को तैयार किया है कि वो प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढेगा, तो उसने सही विद्यार्थी तैयार किया है। खुद से पढ़ने की क्षमता का विकास करना शिक्षक का प्रथम दायित्व है, वही सही विद्यार्थी तैयार करेगा। आपके 10 यूनिट जो आपके विषय के हैं आप पढ़ा देते हो ना, काफ़ी नहीं है, सब अवेलेबल है इंटरनेट पर, और इंटरनेट हर विद्यार्थी के पास। अब दूसरी बात, मैंने कहा था कि जो अच्छा विद्यार्थी होगा वो अच्छा शिक्षक बनेगा। क्या आपने इस सभागार में अनुशासन और मर्यादा का पालन किया? क्या आपने शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए अनुशासन नियमों का पूर्णतः पालन किया? मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, आप स्वयं अपने आप को जवाब दीजिए। तो फिर आप इसी तरह के किसी कार्यक्रम में जहां आप संचालन कर रहे होंगे, आप आयोजक होंगे, तो फिर विद्यार्थी से उम्मीद करना कि वो भी इसी तरह की व्यवस्था बनाए रखें। अगर आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल रहे हो आज, तो इस बात के लिए तैयार रहना कि आपकी कक्षा का विद्यार्थी भी यही करेगा और आपको इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे विद्यार्थी ही अच्छे शिक्षक बनते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अंत में सिर्फ एक बात कहूँगा, ये तो सब बातें हो गई, शिक्षक को कोई सिखा नहीं सकता जब तक कि वो खुद सीखना नहीं चाहे। अपने विषय में महारत हासिल करके बेटा कंप्यूटर साइंस, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए मेरा विषय महत्वपूर्ण है, आपके लिए आपका विषय महत्वपूर्ण है। जब दो विषय के शिक्षक बात विवाद करते हैं ना, तो हर व्यक्ति अपने विषय को ही महान बोलता है। कला का शिक्षक बोलेगा अरे कला में क्या रुचि है, क्या रस है, जीवन उसके बिना नहीं रस है। विज्ञान वाला बोलेगा विज्ञान से दुनिया चल रही है, उसके बिना तुम्हारी कला कुछ नहीं। हर विषय अपने आप में महान है, हर शिक्षक ने मेहनत करी है, तो फिर हम क्या करें अतिरिक्त? नई शिक्षा नीति कहती है मल्टी डायमेंशनल बनो, एक से ज़्यादा विषयों के बारे में महारत तो नहीं तो कम से कम जानकारी हासिल करो, तो आप दूसरों से भिन्न हो पाओगे, दूसरों से यूनिक हो पाओगे। उदाहरण देता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस जीवन भर कंप्यूटर साइंस पढ़ा, BE, M.Tech, PhD, गेट, रेडेट, हार्डवेयर, सब कुछ कंप्यूटर साइंस पढ़ा। आज प्राचार्य किस महाविद्यालय का हूँ? पत्रकारिता, पत्रकार बना रहा हूँ। तो जीवन में आपके साथ भी ऐसे ही मोड़ आएंगे, आपको प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाएगी, वहां आपका पढ़ाने का काम हो सकता है कम हो जाए या न्यूनतम हो जाए, प्रशासनिक जिम्मेदारी। तब एक से ज़्यादा विषयों का नॉलेज आपके काम है। जो एक ही विषय को पकड़ के जीवन भर रहेगा, वो घोड़ा इसके दोनों तरफ लगा दिया जाता है, वो सामने ही देखो। वैसा शिक्षक नहीं होना, नहीं तो आप शिक्षक वैसे बने तो आपके विद्यार्थी भी वैसे शिक्षक बन जाएंगे कि आप उनको एक ही तरफ देखना सिखाओगे, एक तरफ देखना नहीं सिखाना है। मल्टी डायमेंशनल बनाना है। नई शिक्षा नीति इसी के ऊपर आधारित है। एक विषय दूसरी चीज कर लो, संगीत लो, स्पोर्ट्स लो, कुछ भी लो, दूसरे का विषय पढ़ो, तब आपको दूसरे की अहमियत पता चलेगी। वरना हर व्यक्ति अपने आप को ही महान समझता है। आपका विषय दुनिया का सबसे अच्छा विषय है। यही हमारे शिक्षक प्रोफेशन की कमी है। क्या सीखना है, क्या सीखना है जो आज के समय की ज़रूरत है, जो आज के समय के हिसाब से दूसरी चीज़ों को रिप्लेस कर दे। जो जमाना, जो दौर चल रहा है वो सीखो, नई भाषा सीखो, नई स्किल सीखो। हिंदी आती है तो इंग्लिश सीखो, इंग्लिश के टीचरों को हिंदी सीखो, मराठी सीखो, संस्कृत सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो। टेक्नोलॉजी कोई एक चीज़ नहीं होती। अब AI आ गया ना, AI सब खत्म कर देगा। पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके बदल दिए उसने और बदल देगा। कोरोना सबने फेस किया है, विकटतम स्थिति, पढ़ना पढ़ाना सब ठप हो गया।
जो लोग नए नवाचार से पढ़ा पाए वो पढ़ा पाए, उन्होंने पढ़ाया। जिन शिक्षकों ने नई पद्धतियाँ नई तकनीक अपनाई उन्होंने कोरोना में भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, और जिन्होंने नहीं अपनाई उनके स्कूल उनका अध्ययन अध्यापन शून्य रहा कोरोना के समय लॉकडाउन। तो विकटतम स्थितियाँ कभी भी आ सकती हैं, उसके लिए तैयार रहना है। नए जमाने की चीज़ सीखना, AI अब स्कूलों में आ गया है, उसको अपनाइए। आपका विषय वो 10 चैप्टर उस क्लास के ख़त्म, आपने अगर उन्हीं में महारत हासिल करी है तो भूल जाइए। 5 साल पहले और आज और आने वाले 5 साल में बहुत परिवर्तन हो जाएंगे। जो मैंने कॉलेज में सीखा था, अब मैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाता कंप्यूटर में, वो ख़त्म हो गया। मुझे आज नया सीखना है। तो मैंने बताया था शिक्षक को जीवन में हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहना है। और अंत में आप सब शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। हो सकता है कुछ आपसे मुझे सीखने को मिले और मुझे आपसे सीखने को मिले, परस्पर हम सीखने की पद्धति डेवलप करेंगे। आज हम किसी के लिए विद्यार्थी हैं, कल हम किसी के लिए गुरु हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हर जगह लागू होता है, उसको ध्यान में रखें। अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहें, अपने दोस्तों के प्रति कृतज्ञ रहें। फ्रेशर्स आप आज यहाँ से निकल रहे हो ना, एक नेटवर्क लेके जा रहे हो। नेटवर्क यहाँ अगर 150 विद्यार्थी बैठे हैं तो यकीन मानिएगा कल से आप ये कह पाएंगे कि 3 जिले का 5 जिलों में लगभग हर स्कूल में एक शिक्षक मेरी पहचान का है। 5 जिलों के लगभग हर स्कूल, लगभग बोल रहा हूँ, लगभग हर स्कूल में एक शिक्षक मेरी पहचान का है। ये नेटवर्क है, ये पावर है। 3 चीज़ें होना चाहिए प्रोफेशन में। पैसा शिक्षक में नहीं है, कम है, इतना है कि आप सम्मानजनक जीवन जियोगे, या तो पैसा या पावर। तो शिक्षक की पावर क्या है? शिक्षक की पावर है उसका विद्यार्थी और उसका शिक्षक का नेटवर्क। तो आप जो शिक्षक है ना, आपकी पावर आपके विद्यार्थी हैं जिनको आपने पढ़ाया। आपके पास एक फौज है जो आपके आदेश का पालन करती है। शिक्षक एक व्यक्तित्व है, एक इंसान नहीं। अगर आपने 1000 विद्यार्थी पढ़ाए ना, तो 1000 की फौज आपके पास तैयार है जो आपके विचारों का समर्थन करेगी। कम से कम सोशल मीडिया पे कुछ लिखोगे तो लाइक तो करेगी, कुछ नहीं करेगी तो लाइक तो करेगी। पीछे हमने लिखा है। शिक्षण जो प्रोफेशन है, 2 चीज़ों के लिए समाज में जाना जाता है। ज्ञान, मतलब हम बुद्धिजीवी लोग हैं, यूनिक, आम आदमी नहीं है। और दूसरा ईमानदार लोग हैं। क्या है? अपवादों को छोड़ दो। देखो, अपवादों को छोड़ दो। अपवाद दुनिया के हर व्यवसाय में, हर प्रोफेशन में है, लेकिन अपवादों से सामान्य धारणाएं नहीं बनती। 2-4 लोग गलत है ना, तो उस प्रोफेशन को पूरे को आप जनरल स्टेटमेंट टिप्पणी नहीं कर सकते कि किसी प्रोफेशन में उतरे जैसे बदली तो वो पूरे के पूरे ऐसे होते हैं। गलत। अपवादों से सामान्य टिप्पणियां नहीं करना चाहिए, सामान्य धारणा नहीं बनती। हमारा प्रोफेशन है ज्ञान और ईमानदारी। तो आप अपने प्रोफेशन की इन 2 चीज़ों को वादा करिए कि ध्वस्त नहीं होने देंगे। अगर समाज का आप पे भरोसा है कि आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान को बरकरार रखिए। ईमानदार हैं तो ईमानदारी का परिचय दीजिए। शिक्षक के ही दायित्व को ईमानदारी से निभाइए तो आपके बच्चे भी। बात सब जगह होते हैं, उन पर ध्यान नहीं। शब्द यूज करूंगा, एरे गहरे लोग। कुछ 1-2 शिक्षकों का उदाहरण लेकर समस्त शिक्षक कौम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। एक मेजॉरिटी ऑफ द शिक्षक ईमानदार है, ज्ञानी है, और हमें
यहाँ से शिक्षण की डिग्री लेके जा रहे हैं, तो उस विश्वास को बनाए रखना है। फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अनुभवी हैं वो, मैंने बोला ना, शिक्षक अगर खुद चाहेगा तो सीखेगा। मैं कुछ नहीं सिखाता, शिक्षक अगर चाहेगा कि मुझे सीखना है ना तो ही सीखेगा और ग्रहण करेगा, नहीं तो वो दरवाजे बंद करके रखता है। वो समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बारिश हो रही है, मैडम ने निमंत्रण दिया है इंद्रदेव को कि मत आना। कैसा निमंत्रण? निमंत्रण दिया है इंद्रदेव को, मुझे बताएगा कि मत आना। लेकिन वो आ रहे हैं, निमंत्रण आ गया है। अच्छा, कार्यक्रम हो जाए तब आना, ठीक है। तो उनके आने का समय हो गया है। आप सभी को अपने नए जीवन कैरियर के लिए बधाई, शुभकामनाएं। विस्तृत रूप में सर ने शिक्षक को परिभाषित किया और अब विशेष पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राजेश खांडे सर को। राजेश खांडे सर यहाँ पर आए और विशेष पुरस्कार सर को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये पिछले एक वर्ष इन्होंने जो है जितने भी कार्यक्रम आए आइए वंदे मातरम से लेकर जनगण मन सभी को ऊपर प्रार्थना हाल में सभी की व्यवस्था देखते हैं। संगीत वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं सर की आवाज़ तो पूरे खंडवा जिले में गूंजती है और कहे जाता है कि ये दूसरे किशोर कुमार है। जी बिल्कुल। और अब एमएड सेकेंड ईयर खान सर, वंदना मैडम, अखिलेश हाँ और बहुत वर्षों से मेरी इच्छा थी। मैंने पहले जो प्राचार्य जी ने मुझे बार-बार किया कि जब हम सत्रांत करते हैं तो हमारे स्टूडेंट को हम साल भर तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उनके जाने वाले दिन हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से उनको मिलवाएं जिनका प्रभाव उन पर पड़े और फिर वो प्रभाव अपने स्टूडेंट को भी ट्रांसफर करे। तो आज का ये जो सत्रांत समारोह का कार्यक्रम था ये बहुत ही सुखद रहा। स्टाफ सदस्य जिन्होंने बहुत मेहनत करके विगत 2 वर्षों से आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अनुभव हमने सुने। काफ़ी देर तक हम यहाँ पर रुके हुए थे और अंत में 15-20 जो स्टूडेंट हमारे रह गए थे उन्होंने बहुत ही म्यूजिकल एंडिंग करी। अच्छा लग रहा था। आपके बहुत ही एक मासूम से सवाल, मासूम से जवाब, आपकी अपनी ऐसी कोमल भावनाएं, सुंदर व्यक्तित्व है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। आज भी आप लोगों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी। मैडम बेशुमार मुझे कह के गई है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी अगर आप कोई साहित्यिक लेखन से संबंध अगर कोई कार्यशालाएं करते हैं या आप आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई ऐसा वर्कशॉप लगाते हैं तो आप मुझे ज़रूर बुलाएं। देखिए ये होता है कि उन्होंने हमें प्रेरित, हमारे महाविद्यालय के ऐसे कार्यक्रम में उनको भी आकर्षित किया और मुझे लगता है का जो भी प्रयास रहा है वो निश्चित तौर पर प्रशासनिक, तो ये हमारी सफलता है। ये हमारा अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिनके लिए हम विगत वर्षों से प्रयास करते हैं।
मैं पुनः आपको बधाई देना चाहती हूँ। जो मेरे प्रशिक्षणार्थी हैं जो आज विदा ले रहे हैं, उनके प्रति हमारा स्नेह, हमारा आशीर्वाद, हमारा मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा। और अभी आपसे हमारा नाता टूटा नहीं है, क्योंकि अभी चौथे सेमेस्टर में आप लोग फिर एक बार हमें मिलने आएंगे। चूँकि समय इतनी तेजी से भागा कि आपके थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद चौथे सेमेस्टर तक ज़्यादा पढ़ाने का समय आपको मिला नहीं, अतः आपके पास अभी जिम्मेदारी ज़्यादा है। चौथे सेमेस्टर के 5 पेपर को पढ़ना है, प्रैक्टिकल्स को पढ़ना है और साथ ही साथ स्कूलों में जाके काम भी करना है।